हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे जैसे मेडिकल स्टोर पर बहुत सारी दवाइयां होती हैं, डॉक्टर बहुत सारी दवाइयों को लिखते हैं, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि इतने सारी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर कैसे पकड़ लेते हैं कि ये दवा इस काम में आता है। जो मेडिकल स्टोर के लोग होते हैं वो कैसे समझ जाते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, इस दवा का यूज इस जगह पर किया जाता है, कौन सी बीमारी में कौन से दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन सा दवा किस काम में आता है, लोग कैसे पता पाते हैं। तो मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयां होती हैं, लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस फार्मूले पर बताएंगे कि कौन सी दवा किस काम में आता है। पूरे के पूरे मेडिकल स्टोर की बहुत सारी दवाइयों के बारे में एक छोटी सी इस वीडियो में आपकी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, आप लोग को भी बहुत सारी जानकारियां हो जाएंगी। दवाओं को देखते ही आप भी बता देंगे कि ये दवा इस काम में आता है। तो बस आपको एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन आप एक बार अगर पूरा देख लेंगे तो आप भी कोई भी दवा लेते हैं तुरंत देखते ही आप बता देंगे कि हाँ, ये दवा इस काम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बात बता देता हूं, आपको दवाओं की जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन कोई भी दवा अपने आप से मत यूज करिएगा, एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम दवाओं को नाम से ही कैसे पहचानते हैं, तो सफिक्स और प्रीफिक्स बात आपको याद रहेगा, तो उसी के माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं कि ये दवा का इस्तेमाल हमें कहां पर करना है, किस बीमारी के लिए करना है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। जैसे सफिक्स का मतलब होता है लास्ट वर्ड, हम लोग देखते हैं जैसे पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, लड़ाई हो गया, सबके अंत में ई आ रहा है। ठीक, तो अंत में ई आ रहा है सब में, तो ये हमारा होता है सफिक्स। मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों के ग्रुप आते हैं वो सफिक्स होता है। और प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब जैसे हो गया उपमान हो गया, उपकार हो गया, उपचार हो गया, सबके पहले वाले वर्ड में उप आ रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। तो इन्हीं दो माध्यम के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कहां पे करना है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहली दवा के बारे में। इसका इस्तेमाल कैसे जानेंगे, किसका कहां पे इस्तेमाल करना है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर केन लिखा गया है। अब दवा के जो लास्ट में आता है केन, तो वो हमारा क्या होगा, ये तो हमारा सफिक्स हो जाएगा। सबके लास्ट में देखिए केन आया हुआ है, केन आया हुआ है ना, तो जो केन आया हुआ है तो इस तरह की जो दवाएं होती हैं ये हमारा होता है लोकल एनेस्थेटिक दवा। ठीक, तो लोकल एनेस्थेटिक दवा ये होता है। अब ये लोकल एनेस्थेटिक दवा में जैसे हमारे हो गए जाइलोकेन हो गए, बेंजोकेन हो गए, एमाइलोकेन हो गए, लीडोकेन हो गए। तो मान लीजिए जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए जाइलोकेन हो गया, तो ये जो जाइलोकेन है ये इंजेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, इसका यूज हम करते हैं, जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के समय, उस एरिया को शून्य करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जाइलोकेन का। लीडोकेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए लीडोकेन की बात करें, यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है लीडोकेन का भी, तो ये क्या होता है, ये ट्रॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये भी क्या करता है, ये भी जहां पर लगाते हैं वो एरिया शून्य हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए लास्ट में केन आया है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक का दवा होता है जो कि शून्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसमें हमारे जैसे जाइलोकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया, एमाइलोकेन हो गया, लीडोकेन हो गया, सबके लास्ट में केन आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि कैसे हम लोग जानकारी लेंगे कि ये दवा किसके लिए है। अब जाइलोकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया, एमाइलोकेन हो गया, लीडोकेन हो गया, सबके लास्ट में जब केन है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा लोकल एनेस्थेटिक का है। एंटीबायोटिक की बात करते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में जैसे मान लीजिए लास्ट में माइसिन आता है, माइसिन अगर आता है लास्ट में तो वो हमारा एंटीबायोटिक होगा। बहुत सारे एंटीबायोटिक मार्केट में हैं, तो आप लोग देखते होंगे जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ये सारे के सारे जो दवा हैं ये क्या है, ये सारे दवा जो हैं ये एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है, और सबके लास्ट में माइसिन आया हुआ है। तो इसी माध्यम से आप पता पा जाएंगे कि हाँ, ये जो हमारा ड्रग है ये एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियल वायरस को ट्रीट करने के लिए ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे एंटीबायोटिक का ये सब दवा, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, और क्या क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये सब जो है ये सब के सब एंटीबायोटिक हैं। अब अगली बात करते हैं ओलोल के बारे में। ठीक, ओलोल, अब देखिए सबके लास्ट में ओलोल आया हुआ कि नहीं। जैसे कि हमारा हो गया मेटाप्रोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया, इस्मोलोल हो गया, बिसोप्रोलोल हो गया। ठीक, तो सबके लास्ट में ओलोल आया है कि नहीं, आया है ना। तो ये जो होता है दोस्तों ये होता है बीटा ब्लॉकर।
बीटा ब्लॉकर होता है, तो बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है, बीटा ब्लॉकर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मीन सिंपल जान लीजिए, हार्ट से संबंधित किसी भी बीमारी में हम लोग बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे एटेनोलोल हो गया, मेटाप्रोलाल हो गया, इस्मोलोल हो गया, बिसोप्रोलाल हो गया, तो ये सब जो दवाएं होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें भी ये सब दवाएं यूज किया जाता है। हार्ट अटैक के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब बीटा ब्लॉकर के जो ड्रग होते हैं ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये सफिक्स याद रखना है, लास्ट में अगर ओल ओल आया हुआ है तो इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा जो है ये बीटा ब्लॉकर के लिए है। जैसे कि मेटाप्रोलाल हो गया, एटेनोलोल हो गया, इसोमोलोल हो गया, बिसोप्रोलाल हो गया, तो ये सब दवाएं जो होती हैं हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए ये दवाएं इस्तेमाल किए जाते हैं। डायरेटिक्स, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में अगर माइड और जाइड आया हुआ है, माइड आए या फिर जाइड आए तो क्या किसके लिए होता है? तो जैसे कि मान लीजिए, पहले एग्जांपल समझिए, माइड और जाइड अगर आएगा लास्ट में दवाओं के तो ये डायरेटिक्स मेडिसिन है। तो माइड जाइड जैसे फ्यूरोसमाइड हो गया, ठीक, ब्यूमेटनाइड हो गया, ठीक, बेंजिथनाइड हो गया, ठीक, और क्लोथ्रिजाइड हो गया। तो ये सब जो दवाएं होती हैं ये सब डायरेटिक्स होती हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये सब जो दवाएं होती हैं ये क्या होते हैं? डायरेटिक्स होते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग पहचानेंगे। अब डायरेटिक्स होते हैं तो डायरेटिक्स का मतलब क्या होता है? इसको खाने के बाद हमारा यूरिन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इन्हें खाने के बाद हमें बार बार यूरिन आता है, बहुत ज़्यादा आता है तो निकालना पड़ता है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाता है। और यह मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, ठीक, या फिर उनके शरीर में सूजन हुआ रहता है, सूजन रहे, या फिर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए डायरेटिक्स का मेडिसिन दिया जाता है। और डायरेटिक्स का मेडिसिन खाने से जो यूरिन की मात्रा होता है वो बढ़ जाता है। तो बार बार पेशेंट को क्या किया जाता है? वो यूरिन बाहर निकालने जाते हैं। तो अगर लास्ट में माइड और जाइड आता है तो इसका मतलब जान लीजिए ये डायरेटिक्स का मेडिसिन है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर मेडिकल के स्टूडेंट आप लोग हैं तो वीडियो को रोक करके यहीं पर थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलना आप लोग। अगला बात करते हैं, अगर लास्ट में वीर आया हुआ है तो ये जान लीजिए एंटीवायरल, वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, वायरस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एसाइक्लोवीर हो गया, रिटनोवीर हो गया, एडेनोवीर हो गया, तो सबके लास्ट में आप लोग देखिए वीर आया हुआ है, ठीक। तो सफिक्स यहाँ पर पता चल जा रहा है सबके लास्ट में क्या आया हुआ है, सबके लास्ट में वीर आया हुआ है। तो ये एंटीवायरल ड्रग है। क्या है? ये एंटीवायरल ड्रग है। समझ गए? उसी तरीके से अगर लास्ट में पैम आया हुआ है, पैम PAM आया हुआ है, तो पैम जैसे कि डाइजीपैम हो गया, लोराजीपैम हो गया, सबके लास्ट में देखिए पैम आया हुआ है, ठीक। तो इससे आप लोग पहचान जाएंगे कि ये एंटी एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक। क्या है? एंटी एनेस्थेटिक ड्रग है। तो ये क्या होता है? इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो ये एंटी एनेस्थेटिक ड्रग है। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, उस पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये दवाएं देते हैं। तो आप लोग इसी से पहचान जाएंगे, अगर लास्ट में पैम आया हुआ है, डाइजीपैम हो गया, लोराजीपैम हो गया, तो ये एंटी एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं। एंटी एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं, इसका इस्तेमाल बेचैनी में किया जाता है। बेचैनी किसी को हो रहा है, घबराहट हो रहा है, उस पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है, तब ये दवाओं को दिया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट में अगर स्टेनिन आता है सबके लास्ट में, जैसे एट्रोवेस्टेनिन हो गया, सिमवेस्टेनिन हो गया, ठीक, उसके बाद लोवास्टेनिन हो गया, तो सबके लास्ट में आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक करके अगर देख लें तब पता चल जाएगा सबके लास्ट में क्या आया है, स्टेनिन आया है, ठीक। तो ये स्टेनिन आया है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारे दवा हैं ये एंटर हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हैं, ठीक। एंटी हाइपरलिपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एंटी हाइपरलिपिडेमिक का मतलब होता है जो हमारे शरीर में लिपिड की मात्रा जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? सबसे पहले जान लीजिए स्टेनिन आया हुआ है तो ये हमारा ड्रग एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होते हैं, ठीक। मतलब ऐसे पेशेंट जिसका लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ जाता है, तब उन्हें ये सब दवाएं दिया जाता है, ठीक। एंटी मतलब अपोजिट, हाइपर मतलब ज्यादा, लिपिडमिक्स का मतलब होता है लिपिड। तो यहीं से आप लोग समझ जाएंगे अगर लास्ट में स्टेनिन आया हुआ है तो ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक दवा है। हाइपर का मतलब ज्यादा होता है और लिपिडमिक का मतलब होता है लिपिड। लिपिड की मात्रा जब ज्यादा होगा तो ये सारी दवाओं को दिया जाता है, ठीक। तो इसी हिसाब से आप लोग पहचानेंगे कि कौन सी दवा का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक दवा यहां पर है सोन, जैसे मान लीजिए लास्ट में सोन आया हुआ है तो सबके देखिए लास्ट में बीटा मेथासोन हो गया, ठीक, कोर्टिकोसोन हो गया, डेक्सोमेथासोन हो गया, तो ये सब दवाओं का इस्तेमाल कहां किया जाता है? पहली बात तो ये जानिए, अगर लास्ट में सोन आया हुआ है तो ये स्टेरॉयड मेडिसिन है।
क्या है, ये जो ड्रग है ये स्टेरॉइड के रूप में यूज किया जाता है। और स्टेरॉइड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, स्टेरॉइड का हम यूज करते हैं हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन जैसे हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आप लोग को डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो मेडिसिन होते हैं इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन मेडिसिन को यूज करने से पहले एक नहीं 2 बार 3 बार, आप लोग कई बार बताता हूं, ये सब मेडिसिन एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें। लेकिन आपको समझने के लिए बनाया जाता है वीडियो, जिससे आपको ये जानकारी हो जाए कि हाँ ये मेडिसिन का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। लोग बात करते हैं एजोल। अब देखिए सबके लास्ट में एजोल आया हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग, सबके लास्ट में एजोल आया हुआ है। तो ये जो होता है ये हमारा एंटी फंगल ड्रग होता है। एंटी फंगल का मतलब क्या होता है, एंटी फंगल का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है, जैसे दांत खाद खुजली हो जाता है शरीर में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी फंगल मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, इकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया। तो इस तरह के जो ड्रग होते हैं, इस तरह की जो दवाइयां होती हैं, वो क्या होता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो अगर लास्ट में एजोल आया हुआ है मेडिसिन के, तो क्या होता है वो एंटी फंगल ड्रग होता है। समझ गए आप लोग। और एंटी फंगल का मतलब क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए दवाइयां दिया जाता है, जैसे कि दांत खाद खुजली, इन सभी को ठीक करने के लिए। एग्जाम्पल तो आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे कीटाकोनाजोल हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, इकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया। तो ये सारी दवाइयां जो है ये क्या है, एंटी फंगल ड्रग हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले दवाइयों के बारे में बात करते हैं। टिडीन। टिडीन, अब देखिए सबके लास्ट में यहाँ पर टिडीन लिखा हुआ है ना, ध्यान से आप लोग वीडियो को देखना, तभी पूरी की पूरी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो टिडीन का मतलब क्या है, टिडीन का मतलब होता है कि ये जो होती हैं, इसका मतलब होता है कि ये जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के ड्रग होते हैं। क्या होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पेट में जो एसिड होता है उसके सिक्रेशन को कम करता है, पेट में अल्सर को भी ये रोकता है। और इनके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट में एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया है तो उसको कम करता है, ठीक। अगर अल्सर हो गया है, पेट में दर्द बहुत तेजी से हो रहा है, अल्सर हो गया है तो उसको भी ठीक करता है। तो इन सभी के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक। हमारे स्टमक में, जैसे हमारे पेट में हिस्टामिन रिसेप्टर का क्या होता है, रिसेप्टर पाया जाता है। कौन सा रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर हमारे पेट में पाया जाता है, उसे ये ब्लॉक करता है, जिससे हमारे बॉडी में एसिड कम बनता है। और इसका यूज हम लोग पेप्टिक अल्सर के लिए करते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए, ठीक। तो एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी इसमें दवाइयां आती हैं, जैसे कि रेंटिडीन। रेंटिडीन तो आप लोग बहुत सुने होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेंटिडीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। रेंटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, रैक्सोडीन हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में, ठीक। तो इसी से आप लोग को अनुमान लगाना, अगर लास्ट में टिडीन है तो ये दवाएं जो होती हैं वो क्या होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। समझ गए आप लोग, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगली बात करते हैं। अगला जो है वो है सेट्रान। अब सबके लास्ट में देखिए सेट्रान आया हुआ है। हम लोग सफिक्स के फार्मूले पे बात कर रहे हैं, सफिक्स में लास्ट का वर्ड देखा जाता है, तो सब में देखिए लास्ट में सेट्रान आया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो सेट्रान आया हुआ है, तो सबसे पहली बात यह जो है 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग है। क्या है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग है। समझ गए आप लोग। तो ये जो होता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है नौजिया एंड वोमिटिंग में। नौजिया का मतलब होता है जैसे बहुत तेजी से जी मचलाता है, उल्टी हो रहा है, तो नौजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होता है। तो इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए ये दवा दिया जाता है, जो कि हम लोग सेट्रान से पकड़ते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा, इसमें हमारा एग्जाम्पल के तौर पर उंडे सेट्रान हो गया, ग्रेनी सेट्रान हो गया, डोलो सेट्रान हो गया। तो इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं वो दिया जाता है नौजिया एंड वोमिटिंग के लिए। समझ गए आप लोग। तो इसी के बेसिस पर आप लोग को पकड़ते हैं कि मेडिसिन को नाम देखते ही आप लोग तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि हाँ ये मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं ओफ्लॉक्सासिन। तो ओफ्लॉक्सासिन जो हमारा होता है, सबके लास्ट में देखिए ओफ्लॉक्सासिन आया हुआ है ना। तो ओफ्लॉक्सासिन अगर आता है तो वो हमारा ड्रग होता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग। एंटीबैक्टीरियल का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीबैक्टीरियल ड्रग को देते हैं। लेकिन ये जो होता है हमारा, ये फ्लोरोक्यूनिन्स, क्या यहाँ पे लिखा गया है, फ्लोरोक्यूनोलिन्स के कैटेगरी का होता है। बात किया जाए ओफ्लॉक्सासिन जो होता है, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो किस क्लास में आती हैं, तो ये फ्लोरोक्यूनोलिन्स के कैटेगरी में आता है, इसके क्लास में आता है, जो कि हमारा एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होता है। बैक्टीरिया वायरस को ट्रीट करने के लिए ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे कि हमारा हो गया एग्जाम्पल के तौर पर सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, नोरफ्लॉक्सासिन हो गया, लियोफ्लॉक्सासिन हो गया। तो सब में देखिए ओफ्लॉक्सासिन लास्ट में आया हुआ है।
तो इससे आप लोग अनुमान लगा लेंगे कि ये हमारा एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास का है। समझ गए आप लोग? तो इसी के बेसिस पर आपको पता लगाना है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, जैसे नाइडाजोल हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? नाइडाजोल यहाँ पर लिखा गया है। तो नाइडाजोल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो दवा हमारा है ये एंटी एमोबिक ड्रग होते हैं। एंटी एमोबिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है, एमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उन सभी को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? जैसे कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, उसके साथ दस्त भी लगने लग रहा है, उनको पेट में दर्द भी हो रहा है, दस्त भी बार बार उनको लग रहा है, तो उसके लिए ये दवाइयां का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग मेट्रोनाइडाजोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सुने होंगे, मेट्रोनाइडाजोल का, जिसका ब्रांड नेम होता है मेट्रोजील। तो मेट्रोजील बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जैसे पेट में दर्द हो रहा है, बार बार दस्त लग रहा है, तो उसके लिए ये सब दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रोनाइडाजोल हो गया, ओरिंडाजोल हो गया, टिनिडाजोल हो गया। ठीक, तो ये सबके लास्ट में देखिए नाइडाजोल आ रहा है ना, नाइडाजोल। तो ये हमारा जो होता है ये एंटी एमोबिक ड्रग होता है। समझ गए आप लोग? इसी के बेसिस पर हम लोग पता लगाते हैं कि कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अब अगर नाइडाजोल कहीं पर आ जाता है तो तुरंत आप लोग पकड़ लेंगे कि हाँ ये मेडिसिन जो हमारा है एंटी एमोबिक ड्रग है। जैसे मेट्रोनाइडाजोल, तो इसके भी लास्ट में देखिए नाइडाजोल आया है। इसके ओरिंडाजोल, इसके भी लास्ट में नाइडाजोल आया है। टिनिडाजोल हो गया, तो इसके भी लास्ट में नाइडाजोल आया हुआ है। तो इसी के बेस पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। समझ गए आप लोग? अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपन के बारे में। ठीक, ट्रिप्टन। अब ट्रिप्टन ये क्या है? ट्रिप्टन जो होता है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि माइग्रेन में यूज होता है। अब आप लोग कहेंगे माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन में यूज किया जाता है, तो माइग्रेन का मतलब क्या होता है? तो माइग्रेन का मतलब होता है कि यह सिर दर्द जो होता है, ऐसा सिर दर्द होता है, जैसे सिर में हमारे दर्द होता है, सर में हमारे दर्द होता है, तो सर में दर्द हो रहा है जो कि काफी लंबे समय से हो रहा है। ठीक, और साथ में हमको उल्टी भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, सिर में हमारे बहुत समय से दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय से दर्द हो रहा है, साथ में उल्टी भी हो रहा है। तो उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए, उनको ठीक करने के लिए हम लोग इस कैटेगरी का दवा का इस्तेमाल करते हैं जो कि माइग्रेन होता है। ठीक, तो ट्रिप्टन लास्ट में आया हुआ है, तो समझ लीजिए वो माइग्रेन मेडिसिन है। माइग्रेन जैसे कि सुमाट्रिप्टन हो गया, ठीक, राइजाट्रिप्टन हो गया, नाइट्रिप्टन हो गया, तो सबके लास्ट में देखिए ट्रिप्टन आया हुआ है। तो इसका मतलब ये माइग्रेन दवा है। ठीक, और माइग्रेन का दवा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? काफ़ी समय से हमारे सिर में दर्द हो रहा है, साथ में उल्टी भी हो रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए इस तरह की दवाइयाँ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेन के बारे में। ठीक, प्रोफेन, ये प्रोफेन कौन सा मेडिसिन है? इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो प्रोफेन जो होता है ये NSAIDs के अंदर आता है। अब NSAIDs का मतलब क्या होता है? आप लोग थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज होंगे तो जान लीजिए NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो ये जो होता है NSAID के अंदर में ये मेडिसिन आता है प्रोफेन। अब आप लोग बताइए कि प्रोफेन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एनाल्जेसिक में, एंटी इन्फ्लामेटरी में, एंटीपायरेटिक में। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है। तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनाल्जेसिक मतलब होता है अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर के रूप में एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन अगर हो गया है शरीर में तो उसको ठीक करता है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है? शरीर में बुखार है तो उसके लिए। तो इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है NSAIDs। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि NSAIDs की कैटेगरी का मेडिसिन है? तो आपको दिमाग में बैठाए रहना कि अगर प्रोफेन आया हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा जो है NSAIDs का मेडिसिन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का ये मेडिसिन है। तो एग्जांपल जैसे देखिए आइबुप्रोफेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, फ्लोरोबिप्रोफेन हो गया, तो सबके लास्ट में प्रोफेन आया हुआ है। तो इससे आप लोग अनुमान लगा लेंगे कि ये जो मेडिसिन है NSAIDs का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी का मेडिसिन है। समझ गए आप लोग? तो इसी के बेसिस पर पता लगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्राजोल के बारे में। ठीक, तो प्राजोल जो होता है, अगर लास्ट में प्राजोल आया हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये प्राजोल का क्या मतलब होता है। यह जो होता है यह भी एसिड के प्रोडक्शन, यहाँ पर छोटा सा लिख दिया हूँ, इसका काम क्या होता है? यह भी एसिड के प्रोडक्शन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। एसिड के प्रोडक्शन को क्या करता है? घटाता है। और यह ड्रग जो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, मतलब प्रोटॉन के पंप को इनहिबिट करता है। ये जो दवा होता है प्राजोल, एग्जाम्पल के बेसिस पर समझ लीजिए, जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया,
इसमोपेराजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया। तो ये सब जो मेडिसिन होते हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। ठीक, तो लास्ट में अगर प्राजोल आया हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए ये जो मेडिसिन है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मेडिसिन है, जो कि एसिड के प्रोडक्शन को क्या करता है, घटाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेडिसिन बने हुए हैं, आप लोग देख लेना, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना मेडिसिन का नाम यहाँ पर जो लिखा गया है एग्जाम्पल पर, तो इसको आप लोग अगर गूगल पे सर्च कर लेंगे तो तुरंत आपको आ जाएगा बहुत सारी मेडिसिन इन सभी नामों का। अब हम लोग बात करते हैं ग्लिप्टिन। ठीक, अब ग्लिप्टिन जो का मतलब क्या होता है, अगर लास्ट में ग्लिप्टिन आया हुआ है मेडिसिन का तो इसका मतलब जान लीजिए ये जो ड्रग है किसके लिए है, ये ड्रग है शुगर की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज का। ठीक, तो ग्लिप्टिन आया हुआ है इसका मतलब जान लीजिए कि ये डायबिटीज का मेडिसिन है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, सबके लास्ट में देखिए ग्लिप्टिन आया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारा होता है ये कैटेगरी DPP-4 इनहिबिटर होता है। तो अगर लास्ट में ग्लिप्टिन आ गया है तो आप लोग तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये मेडिसिन डायबिटीज के लिए है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, शुगर के पेशेंट को ये बीमारी, जैसे शुगर किसी को हुआ है तो उनको ये दिया जाता है। बात करते हैं टेरोल के बारे में। अगर दवाओं के लास्ट में टेरोल आया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सब में देखिए टेरोल आया हुआ है, तो इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं वो ब्रोंकियोडाइलेटर होते हैं। अब ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब क्या होता है, ब्रोंकाई को डायलेट करना। जैसे ब्रोंकाई हमारा जब सिकुड़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। जैसे आप लोगों ने अस्थमा के पेशेंट को देखा होगा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक, सांस लेने में दिक्कत होता है तो उन्हें इस कैटेगरी का दवा दिया जाता है जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करे और पेशेंट आराम से अच्छे से सांस ले सके। तो अस्थमा वाले पेशेंट को ब्रोंकियोडाइलेटर का मेडिसिन दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एल्ब्यूट्रॉल हो गया, बेम्ब्यूट्रॉल हो गया, साल्मेट्रॉल हो गया, फॉर्मेट्रॉल हो गया। तो इस तरह के जो मेडिसिन आते हैं वो हमारा अस्थमा के केस में ब्रोंकियोडाइलेटर के रूप में दिया जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब आप लोग को इतना बात है, अगर लास्ट में टेरोल मेडिसिन के आया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये दवा जो है ये अस्थमा के पेशेंट को दिया जाएगा। ठीक, जैसे कि एक यहाँ पर दवा बना हुआ है साल्ब्यूट्रॉल, तो इसी के हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे। अगले दवा के बारे में बात करते हैं, जैसे जोलिन आया हुआ है। ठीक, अगर लास्ट में मेडिसिन की जोलिन आया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी जोलिन आया हुआ है, यहाँ पर भी जोलिन आया हुआ है, तो इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं वो नेजल डिकंजेस्टेंट होते हैं। अब नेजल डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है, जैसे कि नेजल का मतलब हो गया नोज, नोज का मतलब होता है नाक, और डिकंजेस्टेंट का मतलब होता है नाक हमारा जो जाम हो जाता है, तो उस केस में कौन से मेडिसिन को दिया जाता है। अगर जोलिन आया हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये नेजल डिकंजेस्टेंट के लिए है। जैसे नाक किसी का जाम हो जाता है तो इस कैटेगरी का दवा दिया जाता है, जैसे ऑक्सीमेट्राजोलिन हो गया, ठीक, मेटाजोलिन हो गया, जाइलोमेटाजोलिन हो गया। तो ये सब नेजल डिकंजेस्टेंट के पेशेंट को दिया जाता है। जिस पेशेंट का नाक जाम हो गया है तो उन्हें इस कैटेगरी का दवा दिया जाता है। समझ गए आप लोग। अब हम अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा है वोडिन। ठीक, अगर वोडिन लास्ट में आया हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए इस कैटेगरी के जो दवा होते हैं वो HIV और एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। जिस पेशेंट को HIV हो गया है, एड्स हो गया है, उन्हें इस कैटेगरी का दवा दिया जाता है। अब सबके लास्ट में देखिए वोडिन आया हुआ है ना। जैसे कि हमारा सबसे पहला है लेमिव्यूडिन हो गया, स्टाव्यूडिन हो गया, जीडोव्यूडिन हो गया। तो इस कैटेगरी के मेडिसिन जो होते हैं वो HIV और एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, HIV और एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। आई होप आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। और जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर वो लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इसे वीडियो को रोक करके लिखते हुए जरूर चलना। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों क्वाइन के बारे में। अगला है क्वाइन। तो क्वाइन जो है, इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो एंटी पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं, एंटी पैरासाइट होते हैं। अब एंटी पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, ये जो होता है पैरासाइट के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, पैरासाइट के अगेंस्ट इसका यूज किया जाता है इस तरह के मेडिसिन का। ठीक, जो कि मलेरिया के डिजीज के लिए होता है। जैसे किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो उन्हें एंटी पैरासाइट का मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरोक्विनिन्स हो गया, हाइड्रोक्लोरोक्विन्स हो गया, मेफ्लोक्विन्स हो गया। तो सबके लास्ट में क्विन आया हुआ है। तो अगर लास्ट में क्विन आया हुआ है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि ये मेडिसिन जो है वो एंटी पैरासिटिक मेडिसिन है, जो कि मलेरिया के केस में दिया जाता है। समझ गए आप लोग। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात करें। अगला है रीफा। तो अगर लास्ट में रीफा आया हुआ है मेडिसिन के लास्ट में, नहीं, यहाँ पे देखिए ये जो मेडिसिन है ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में आगे देखिए रीफा आया हुआ है, सबसे पहले सब में आया हुआ है। देखिए ठीक, अगर लास्ट में मिलेगा सब में तो वो हमारा सफिक्स होगा। अगर पहले यहाँ पर मिल रहा है तो ये समझ लीजिए प्रीफिक्स है। तो सबके स्टार्टिंग में ही रीफा आया हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह का मेडिसिन अगर दिखता है आपको रीफा नाम से तो वो एंटी ट्यूबरकुलिन्स है। ठीक, एंटी ट्यूबरकुलिन्स का मतलब होता है कि ये मेडिसिन जो है वो टीबी के पेशेंट को दिया जाता है।
ठीक, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग टीबी के बारे में नहीं जानते हैं, तो टीबी क्या होता है? टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होता है। तो इस तरह के पेशेंट को जिसे टीबी हुआ है उन्हें इन कैटेगरी का मेडिसिन दिया जाता है, जिसके स्टार्टिंग में रीफा आया हुआ रहता है, वो हमारा इस तरह के मेडिसिन होते हैं। ठीक, जैसे रीफामेट हो गया, रिफाम्पिन हो गया, रीफापेंटाइन हो गया, रिफेप्टर हो गया, तो सबके स्टार्टिंग में ही रीफा आया हुआ है। इसका मतलब ये एंटी ट्यूबरकुलेंस का मेडिसिन है जो कि टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं एस। देखिए, एस अगर आया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इस तरह की जो सभी दवाइयाँ होती हैं वो थ्रोम्बोलाइटिक्स होती हैं, मतलब क्लॉट बूस्टर होता है। जैसे मान लीजिए किसी को कहीं पर चोट हो लग जाता है, अब चोट लग गया तो वहीं पर खून का उनका थक्का जम जाता है। ठीक, अगर खून का थक्का जम गया है तो उसे ठीक करने के लिए थ्रोम्बोलाइट का मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि थ्रोम्बोलाइट का इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एनिमेज हो गया, एमाइनेज हो गया, ठीक, रीटावेस हो गया, ठीक, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। तो सबके लास्ट में देखिए एस आया हुआ है। ठीक, तो सबके लास्ट में एस आया हुआ है, तो इससे आप लोग अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, ये जो मेडिसिन है, ये जो दवा है वो है थ्रोम्बोलाइटिक्स। और थ्रोम्बोलाइटिक्स कब इस्तेमाल किया जाता है? जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी चीज़ के द्वारा वो गिर गए हैं, अब उनका ब्लड वहीं पर जम जाता है तो इसको दिया जाता है। तो इसको जो थ्रोम्बोलाइटिक्स को दिया जाता है, तो जो ब्लड का थक्का जमा हुआ है वो थक्का धीरे धीरे करके वहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो उनकी जगह पर उसको ठीक करने के लिए इस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है। तो आप इससे अनुमान लगाएंगे, अगर लास्ट में एस आया हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन जो है, ये ड्रग जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं। चलिए अगले दवाओं के बारे में बात करते हैं, कैल्सी। अब ये कैल्सी क्या है, इससे आप लोग क्या अनुमान लगा लेते हैं? ठीक, अगर लास्ट में देखिए ना, स्टार्टिंग में, ये हमारा स्टार्टिंग में देखिए कैल्सी आया हुआ है, कैल्सी आया हुआ है ना, तो ये क्या है? इनका यूज कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जिससे कैल्शियम की कमी हो गया है, विटामिन डी का कमी है, तो उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैल्सीफेरॉल हो गया, ठीक, कैल्सीसिट्रॉल हो गया। ठीक, तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो क्या होते हैं? कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट होते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहे होंगे कुछ मेडिसिन यहाँ पर बने हुए हैं, और आप लोग दवाओं के नाम को लिख करके गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारे मेडिसिन आपको दिख जाएंगे। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले के बारे में, वो है लैम्प। अब लैम्प का मतलब क्या है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो सिंपल सा रूप है, लैम्प जो होता है इसका यूज जो होता है वो बेंजोडाइजिपिन्स में किया जाता है। बेंजोडाइजिपिन्स में किया जाता है। ये जो होता है एंजाइटिक होता है, एंजियोलाइटिक्स होता है। ठीक, ये क्या होता है? एंजियोलाइटिक्स होता है। अभी आप लोग समझ नहीं रहे होंगे कि एंजियोलाइटिक्स क्या होता है। तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो एंजाइटी के केस में, किसके केस में? एंजाइटी के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका केवल लैम का ही नहीं, अगर लास्ट में लैम आया हुआ है या फिर पैम आया हुआ है, पैम का भी सेम वही एग्जाम्पल है। सेम जैसे लैम हो गया, वो भी बेंजोडाइजिपिन्स होता है, वो भी हमारा इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं एंजाइटी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लास्ट में लैम आया हुआ है तो एलेप्राजोलम हो गया, माइडाजोलम हो गया, तो सबके लास्ट में लम आया हुआ है। तो इस तरह के मेडिसिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं, जो कि एंजाइटी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक पैम होता है, अगर लास्ट में पैम आया हुआ है तो वो भी क्या होता है? बेंजोडाइजिपिन्स होता है, और वो भी एंजाइटी के केस में इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो उसका भी एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पर दे दिया हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर लैम आया हो या फिर पैम आया हो तो दोनों का मतलब सेम है, लैम हो या फिर पैम हो। तो देखिए सबके लास्ट में यहाँ पर पैम आया हुआ है, तो सेम ये बात यहाँ पर है। ठीक, ये भी हमारा बेंजोडाइजिपिन्स होता है, जो कि इस तरह के मेडिसिन होते हैं, वो भी एंजाइटी के पेशेंट को दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए लैम आया हुआ है। ठीक, लैम अगर आया हो तो ये भी हमारा क्या होता है? बेंजोडाइजिपिन्स होता है, जो कि एंजाइटी के पेशेंट को दिया जाता है। उसी तरीके से अगर पैम आया हो तो वो भी क्या होता है? ये भी बेंजोडाइजिपिन्स होता है, और ये भी एंजाइटी के पेशेंट को दिया जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग पता करेंगे कौन सा मेडिसिन किस काम में आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको बहुत सारे मेडिसिन की जानकारी हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।